हेलो स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 में देने वाले हैं अपना हिंदी का पेपर। तो भाई देखो, हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एक हिंदी का पेपर। अब देखो, आप लोगों को जो पेपर लगा है वो 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो भाई 18 फरवरी को जितने भी बच्चों का हिंदी का पेपर है तो उनका मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ 18 फरवरी का हिंदी का पेपर, जिसका कोड है 822 RB। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लेना। यही वाला पेपर आप लोगों का 2026 में आने वाला रियल पेपर है ना, छप चुका है पेपर और यही वाला पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा। इस पेपर को आप लोग अपना पूरा का पूरा तैयार कर लो और 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व करके जाना है। अब देखो, मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा क्योंकि आज की इस क्लास में आप लोगों का हिंदी में 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। अब चलिए भाई, पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करके देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरुआती के 15 मिनट जो होंगे आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद मेरा देखो निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्नों को करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों मेरा खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। आप लोगों का जो ये पेपर होगा खंड आ और खंड बा में विभक्त होने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को भाई पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मैं निर्देश नंबर देखो फिर 4 कहता है। निर्देश नंबर 4 कहता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर दें, है ना। तो भाई देखो, आप लोगों को क्या करना है कि प्रश्नों का निर्देश पढ़ना है, उसका जो उत्तर होगा उसका उत्तर हमको OMR सीट जो होगी मेरा OMR सीट पर ही उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा उस पर इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सम्मुख अंकित है। तो भाई देखो, उस पर में व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। सभी प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो प्रश्न 1 नंबर का होगा उसका अंक 1 लिखा होगा। जो प्रश्न 6 नंबर का होगा उसका अंक 6 लिखा होगा। जो प्रश्न 7 नंबर का होगा उसका अंक 7 लिखा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर बन जाता है। आप चलो भाई, यहाँ से आप लोगों का देखो और भी आगे कुछ निर्देश दिए गए कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। और निर्देश नंबर फिर अगला कहता है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें। तो चलिए भाई, अब मैं आप लोगों का पेपर पूरा का पूरा हल करवा देता हूँ। पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। ए ऑप्शन दिया है कि झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। बी ऑप्शन दिया है कि आवारा मसीहा एक उपन्यास है। सी ऑप्शन दिया है कि महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है। डी ऑप्शन दिया है कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है। तो भाई देखो, पेपर देने जाना तो आप लोगों को डी ऑप्शन को सही करना है कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेरा सही हो जाएगा। चलो भाई, अगला देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। तो ये देखो मेरे 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से आप लोगों को सही करना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। अब अगला देखो, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। तो भाई, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिए कहानी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिए उपन्यास, सी नाटक, डी एकांकी। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो भाई, जो गुनाहों का देवता जो होता है ये एक मेरी उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखो प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो भाई, ये भी देखो प्रश्न 1 नंबर का ही आएगा। ए ऑप्शन दिया रेखा चित्र, बी ऑप्शन दिया आत्मकथा, सी ऑप्शन दिया जीवनी, डी ऑप्शन एकांकी। तो भारत दुर्दशा जो है मेरी एक एकांकी विधा की रचना हो जाएगी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही करेंगे। अब अगला देखो प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा, ये शुक्ल युग के नाटककार नहीं है।
और प्रश्न नंबर 6 कहता है कि गबन जो है किस विधा की रचना है। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि गबन जो है किस विधा की रचना है। तो भाई गबन जो है एक उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। तो गबन किस विधा की रचना हो जाएगी, गबन मेरी उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। चलो अच्छा, मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 7 के बारे में। और प्रश्न नंबर 7 कहता है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि भाई राम की शक्ति की पूजा के रचनाकार कौन है। 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा। तो भाई चलो प्रश्न नंबर 7 में आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। सारे के सारे बच्चे कमेंट में करके बताएंगे कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। सारे बच्चे कमेंट में करके बताएंगे। आप चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 8 के बारे में, जो कि पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है। देखो अगर हम बात करें लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है, तो देखो लोकायतन कृति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो अगला प्रश्न। आगे प्रश्न नंबर 9 कहता है कि साकेत जो है किस युग की रचना है। तो भाई साकेत किस युग की रचना है। 1 नंबर का देखो पेपर में प्रश्न आ जाएगा कि साकेत जो है किस युग की रचना हो जाएगी। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत जो है द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि बिहारी किस युग के कवि हो जाएंगे। देखो बिहारी किस युग के कवि हैं, 1 नंबर का आ जाएगा। तो देखो बिहारी जो हैं ये मेरे रीतकाल के कवि हो जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों पेपर हल कर लेना। और इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि ऊधों में ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। और कह रहे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा। 1 नंबर का देखो पेपर में आएगा प्रश्न। तो भाई ऊधों में ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, इसमें कौन सा रस है। तो इसमें मेरा श्रृंगार रस हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 कहता है कि आहुति से गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला से में कौन सा अलंकार है। तो भाई बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि आहुति से गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला से में कौन सा अलंकार हो जाएगा। पेपर देने जाओगे आप लोगों का पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी देखो पूछा जाएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 1 नंबर का देखो आएगा कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो भाई देखो सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो भाई पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। 1 नंबर का आएगा। देखो पर्यावरण में मेरा परि उपसर्ग लगा है। और प्रश्न नंबर 15 कहते हैं कि तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तिरंगा में कौन सा समास लगा है। तो भाई 1 नंबर का देखो प्रश्न आ जाएगा। देखो तिरंगा में मेरा द्विगु समास होता है। इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। तिरंगा में मेरा द्विगु समास हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि सर पुष्कर सरोवर ताल जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। जैसे मेरा सर हो गया, पुष्कर हो गया, सरोवर ताल, इनका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो भाई देखो इन सबका पर्यायवाची शब्द मेरा तालाब हो जाएगा, मतलब कि तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो प्रश्न नंबर मेरा अगला प्रश्न नंबर 17 कि युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मोहन गीत गाता है, मोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो यह एक सरल वाक्य हो जाएगा, है ना। तो सरल वाक्य को याद रखेंगे। चलो अच्छा भाई आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि वह जा रहा है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो भाई वह जा रहा है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक साधारण वाक्य हो जाएगा, है ना। तो इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 20 देखो कहता है कि सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। मतलब कि सीता ने पत्र लिखा और इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। तो भाई ये हमको बताना है। तो इसमें देखो मेरा कर्तरी प्रयोग हो जाएगा, कर्तरी प्रयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही करेंगे। तो ये देखो मैंने आप लोगों को 20 वायरल प्रश्न बताए, 20 के 20 प्रश्न यही वाले पूछे जाएंगे, इनको आप लोग तैयार कर लीजिए। और इसके बाद फिर चलो आगे। अब देखो मैं बात करता हूँ कि आगे गद्यांश के बारे में। देखो 6 नंबर का गद्यांश आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा, 6 नंबर का, है ना। तो 6 नंबर का गद्यांश आएगा प्लस इसके बाद 6 नंबर का पद्यांश भी आएगा। तो गद्यांश और पद्यांश मिलाकर आप लोगों का 12 नंबर का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा। आप चलो यहाँ से देखो पढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आएगा कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए
उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। फिर देखो आगे देखो कहता है कि जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। आप देखो ये मेरा गद्यांश है और इस पर आधारित हमसे कुल मिलाकर के जो 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। 6 नंबर का आएगा पेपर में। देखो पहला प्रश्न पूछा गया है और इस पर 3 प्रश्न जो हमसे पूछे जाएंगे। देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया कि गद्यांश का मतलब कि संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिख देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है, जो मेरा चैप्टर है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अब आगे देखो प्रश्न में दूसरा हमसे देखो फिर पूछा गया है। प्रश्न में दूसरा हमसे पूछा गया है कि 2 नंबर का आएगा कि प्रश्न में दूसरा पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। हमसे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, तो यहाँ पर लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह करने में बहुत सही रहता है। जो सच्ची मित्रता जो होती है वो उत्तम जीवन निर्वाह करने में बहुत अच्छा रहता है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी तकलीफ, दुख और गलतियां बिना कहे समझ लेता है। ठीक वैसे ही एक उत्तम डॉक्टर रोग को पहचान कर सही इलाज करता है। इसलिए सच्चे मित्र की तुलना एक डॉक्टर से की गई है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो वह रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर की आएगी। 2 नंबर के मैंने आप लोगों की और पक्के करा दिए। आप प्रश्न मत सा देखेंगे। प्रश्न मत सा देखो, यहाँ पर कहता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर कहता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। उत्तर में लिख देना कि हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें। तो ये मेरा देखो प्रश्न सा का पहला प्रश्न है। दूसरा कहता है कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर करके यहाँ पर लिख देना कि विश्वास पात्र मित्र का जीवन की औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार औषधि हम बीमारियों से रक्षा करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमें बुराइयों से बचाता है। अब इसके बाद देखो एक मेरा अथवा करके दिया गया है। अथवा वाला देख लो। अथवा वाला यहाँ पर देखो दिया गया है कि यहाँ पर देखो अथवा वाला पढ़ लो। अथवा वाला देखो दिया है कि यहाँ पर देखो अथवा करके दिया है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश में नहीं, आज मानव मात्र के लिए ये अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो भाई देखो ये हमसे पूछा गया और इस पर 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। अब देखो अथवा करके दिया गया है। अथवा वाला ये मेरा है ना, तो आप चाहो तो ऊपर वाला सॉल्व कर लो या फिर नीचे वाला सॉल्व कर लो। मैं आप लोगों को दोनों के दोनों सॉल्व करवा देता हूँ। आप लोगों को दोनों नहीं सॉल्व करने हैं, है ना। यहाँ पर देखो लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो यहाँ पर लिखना संदर्भ लिख देना। संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। तो 2 नंबर का गद्यांश 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाएगा। इसके बाद देखो ऑप्शन दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रभाव को हमने बीच साकार रूप में चलते फिरते हंसते रोते हुए भी देखा है। उस प्रभाव में हमें अमृत की याद दिलाकर मृतप्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। तो ये मेरा एक हो जाएगा,
है ना। इसके बाद देखो मेरा अगला प्रश्न देखो, सा प्रश्न देखो क्या कहता है। प्रश्न में नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पर लिखा है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो देखो सत्य और अहिंसा जो है आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो सत्य और अहिंसा जो है आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमसे कहता है कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृत प्राय शरीर में प्राण फूंक दिए। तो नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत द्वारा ही हमारे मृत शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ है। तो इसलिए हमारा बन जाता है 2 में से आप लोगों को एक गद्यांश का उत्तर लिखना पड़ेगा। चलिए भाई, अब यहाँ से देखो मैं आप लोगों का स्टार्ट करता हूँ। दूसरा प्रश्न मेरा कहता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 मिलाकर 6 नंबर का हमारा ये भी पद्यांश पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा है कि किलकत कान गुटुरमणि आवत, मणिमय कनक नंद कय आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कब हूँ निरखी हरि आप छा कौसो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल कमल बैठकी सजती बाल दशा सुख निरखी, जसौदा पुनि पुनि नंद बुलवाती, आचरा तरले ढा की सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो भाई देखो ये मेरा एक पद्यांश है। पद्यांश जो है पेपर में 6 नंबर का पद्यांश आएगा। तो आप लोग देख लो आपके पेपर में कौन सा पद्यांश पूछा गया है। अच्छा, इस पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर देखो इस तरीके से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न मेरा पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई पहला पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। और यहाँ पर लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है कि श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनवाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं, है ना। तो जो यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं वो क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए, है ना, सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनवाए गए मणियों से युक्त आंगन, है ना, श्री कृष्ण अपनी परछाई देखकर, मतलब जो श्री कृष्ण जो है अपनी परछाई को देखकर उसको पकड़ना चाहते हैं। कभी तो अपनी परछाई को देखकर वो हंसने लगते हैं और अपनी परछाई को पकड़ना भी चाहते हैं, मतलब हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत बार बार दिखाई देते हैं जो अत्यंत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को संदर्भ बताया, रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता दी। और इसके बाद आगे देखो, इसके बाद अच्छा मैं फिर आगे बात करता हूँ। तीसरा प्रश्न मेरा दिया है कि उपर्युक्त पद्यांश में किसके बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। तो भाई देखो यहाँ पे लिख देना उत्तर में कि उपर्युक्त पद्यांश में श्री कृष्ण जी के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखो मेरा अथवा करके दिया गया है। अथवा वाला मेरा दिया गया है कि यहाँ पर लिखा कि सौरभ भीना जीना की ललिपटा मृदु अंचन सदुकुल, अचल अचल में झरझर जरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप से तेरा कनकेश पास, है ना। तो ये देखो मेरा 6 नंबर का आएगा। ये मेरा अथवा वाला दिया गया है। आप लोग चाहो तो ऊपर वाला सॉल्व कर लो या फिर नीचे वाला सॉल्व कर लो, है ना। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व भी करा दूँ। यहाँ पर देखो लिखा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा इसका क्या, इसका सबसे पहले हमको प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा। देखो संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके बाद हमको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि कवयित्री कहती हैं कि वर्षा रूपी नायिका ने कोहरे के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला सा हल्का काले रंग का वस्त्र धारण किया है। कोहरे के बीच चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हों। तो भाई देखो मेरा ये बन जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद चलो फिर मैं और आगे ले चलता हूँ। तीसरा प्रश्न देखो हमसे पूछा गया है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है, तो यहाँ पर लिख देना कि प्रस्तुत पंक्तियों में मेरा श्रृंगार रस हो जाएगा। आप देखो मैं प्रश्न 3 के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर कहते हैं कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो भाई संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना 5 नंबर का आएगा पेपर में, है ना। तो संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, संस्कृत का पद्यांश भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश देख लो। यहाँ पर लिखा कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति,
इत एवं संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसत मुगल युवराज दारासिको अत्रागत। अच्छा भाई, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर मैं और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है कि भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषा में कारिता। इसका यहाँ पर संदर्भ लिख देना। संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। अब देखो भाई, इसमें किसका वर्णन किया गया? इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर नीचे लिख देना हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद लिखना है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। जैसे मेरे मुगल युवराज जो दारासिको ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। तो भाई देखो, ये मेरा संस्कृत का गद्यांश था, 5 नंबर का आएगा। और इसके बाद मेरा देखो अथवा करके दिया गया है। अथवा करके दिया गया तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर लेना कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधाराम स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रहे नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकरी च तत्र सैरसं गृहीतं भवति। एतस्या गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तद यथा सतस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्यदर्था चेति। अब देखो भाई, इसको पढ़ने के बाद अब मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व भी करवाने वाला हूँ। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ देखो कैसे लिखना है। संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। और यहाँ पर नीचे लिख देना हिंदी में अनुवाद। इसका देखो हिंदी में अनुवाद ऐसे लिख देना कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती रहती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ है जो उचित और कल्याणकारी है, वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार करता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता होती है। तो इसका आप लोगों को इतना हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद फिर आप आगे देखो, आगे हमसे पूछा जाएगा कि पद्यांश पूछा जाएगा जो कि भाई 5 नंबर का पद्यांश भी आएगा। यहाँ पर लिखना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भाई इतना सब कुछ तैयार करने के बाद फिर यहाँ पर लिखना नीचे संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी में अनुवाद लिख देना कि सब सुखियों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। अब देखो, अगर आप लोगों को मन है कि मुझे इससे सॉल्व करना है तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक और अथवा करके दिया गया तो आप लोग अथवा वाला भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो लिखा है कि अथवा करके दिया गया है कि किंस्विद गुरुतरम भूमि किंस्विद दूचतरम चखात किंस्विद शीघ्रतरम वातात किंस्विद बहुतरम तृणात। तो भाई ये मेरा देखो दिया गया। और नीचे इसका संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर इसका नीचे हिंदी में अनुवाद लिख देना कि पृथ्वी से बढ़कर कौन है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, और फिर इसके बाद आगे देखो कि वायु से तीव्रगामी कौन है और तिनके से भी अधिक ऊंचा कौन है। अच्छा भाई, अब मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया। अब आगे देखो, आगे फिर एक आप लोगों के पेपर में मतलब एक श्लोक लिखने के लिए आएगा कि अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब खंड काव्य भी भाई 3 नंबर का आएगा, है ना। आप देखो खंड काव्य तो आप लोगों के मतलब टीचर ने बता दिया होगा कि आप लोगों को कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। इसके बाद देखो, जो बच्चे कानपुर से हैं तो कानपुर वाले यहाँ पर याद कर लो भाई, ज्योति जवाहर को याद कर लो। कानपुर के बच्चे ज्योति जवाहर जी को तैयार कर लो, ये आप लोगों का पूछा जाएगा, कानपुर से पूछा जाएगा ये वाला। और भी मेरे देखो खंड काव्य दिए गए, इनको तैयार कर लो। ये सारे के सारे खंड काव्य दिए गए। अब मैं ले चलता हूँ सीधा आप लोगों को प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहते हैं कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो।
5 नंबर का भाई लेखक का जीवन परिचय आएगा। आप लोग क्या करो, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर देखो तीनों के तीनों जीवन परिचय तैयार कर लो। जयशंकर प्रसाद जी को तैयार कर लो, रामधारी सिंह दिनकर जी को तैयार कर लो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तैयार कर लो। सबसे पहले मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख करके समझा देता हूँ कि आप लोगों को कैसे जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या करना है कि आप लिखना है जन्म इनका कब हुआ था। तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म स्थान का है देखो अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था हुआ, चंद्रबली शुक्ल था, है ना। अब आगे देखो मृत्यु। तो भाई देखो इनकी मृत्यु हो जाती है 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी रचनाएं देख लो, चिंतामणि, विचार वीथी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय में लिखना स्टार्ट करेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डाल करके जीवन परिचय में लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में ही रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। तो भाई इनकी देखो हमीरपुर में जो रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में प्रारंभ हुई। 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण, एक बार फाइनल होगा, एक बार परीक्षा होगा यहाँ पर ना, तो फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ ही दिनों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया और इसके बाद श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को इनका देहावसान हो जाता है। रचनाएं देख लो, रस, मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बता दिया है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर मेरा नेक्स्ट पूछा गया है, बा ऑप्शन कहता है कि जो कि पेपर में 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी लिखने के लिए आएगा। तो भाई कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा तो आप लोग सूरदास जी, महादेवी वर्मा, तुलसीदास और रामनरेश त्रिपाठी इनका जीवन परिचय तैयार कर लो, है ना। तो सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी इन सबका जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। पेपर में देखो 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा, लेखक कवि का जीवन परिचय आएगा। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे तुलसीदास, और तुलसीदास जी का जन्म देखो कब हुआ था, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान देख लो, राजापुर उत्तर प्रदेश, चित्रकूट। माता का नाम हुलसी था। तो भाई तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी हुआ करता था। अब आगे देखो इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे। गुरु इनके कौन थे, नर हरिदास इनके गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। इनकी रचनाएं देख लो, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो ये सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखो मेरा दिया है कि जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखना है कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी हुआ करता था। इसके बाद आगे देखो अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण के माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन विद्वान ने इन्हें वेद पुराणों आदि ग्रंथों का गायन कराया। इसके बाद आगे देखो इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो जाती है। रचनाएं देख लो इनकी कि रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद आगे देखो अब भाई यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि एक श्लोक लिखना है। देखो श्लोक 2 नंबर का श्लोक लिखना पड़ेगा। शहर की सफाई पर पत्र लेखन लिखना पड़ेगा। अच्छा पत्र लेखन तो भाई लिख ही लोगे, अथवा करके दिया है कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। तो भाई पत्र लेखन तो आप लोग लिख ही सकते हो। इसके बाद देखो और आगे तो ये संस्कृत के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। संस्कृत के प्रश्न उत्तर देखने के बाद अब 7 नंबर का निबंध भी आएगा। आप लोगों के पेपर में 7 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए।
पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप पे वरदान, वृक्षारोपण कमाएं तो जनसंख्या वृद्धि। तो भाई इतनी आप लोगों को यहाँ पर निबंध तैयार करना है। और चलिए भाई, जब तक के लिए यहाँ पर आप लोगों की क्लास जो है समाप्त हो चुकी है और आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लीजिए।